नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षा सरमाल। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कि आखिर जो पक्का मकान बनाने की बात कही गई थी और हर गरीब शख्स को यहां पर मकान जो है वो दिया जाएगा, उस पर कितना काम हुआ और किस तरह से बजट में भी राशि जो है वो आवंटित की गई है। तो आपको बताते चले कि 2023 में यहाँ 52 लाख घर बनाने की बात कही गई थी और इस पर पूरी तरह कवायद जो है वो शुरू भी की गई। तो आंकड़ों के हिसाब से आप समझिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यहाँ काम जो है वो हुआ है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 13,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया था और वित्त मंत्रालय की तरफ से कई बार आप देखिए सुझाव भी देने की कोशिश की गई और उस बीच में कई मंत्रालयों की तरफ से डिमांड भी सामने रखी गई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो बजट सामने रखा गया है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। तो 13,000 करोड़ रुपए की ये अग्रिम मंजूरी जो है वो दी गई थी। 13,000 करोड़ रुपए की जो किश्त है वो केंद्रीय बजट 2022-23 में यहाँ पर 20,000 कर दी गई, यानी कि 13,000 से बढ़ाकर इससे 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। लेकिन उस बीच में सरकार ने 2022-23 में यहां योजना के तहत 52.78 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा था। अप्रैल और अक्टूबर की बात करें तो 2022 में यहां 20,000 करोड़ रुपए में से 16,785 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए थे, जिसमें कुल मिलाकर 85% की जो राशि है वो आती है। 8 जून 2022 को इसकी मांग रखी गई और साथ ही आपको ये बताते चले कि फिर इसमें एक प्रावधान रखने की कोशिश की गई कि किस तरह से इसे बढ़ाया जा सकता है। तो अप्रैल में स्कीम को लॉन्च भी किया गया। 2022 तक सभी को मकान मिले, इस पर यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो लॉन्च हुई थी और उसके बाद किस तरह से काम किया गया ये अब आप देखेंगे। लेकिन 2.95 के निर्माण का लक्ष्य मार्च 2022 तक रखा गया था और साथ ही साथ जिसमें बताया गया था कि 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर मकान जो है वो दिया जाएगा, जिनमें 2.07 करोड़ ग्रामीण घर बनाए जा चुके हैं। और रिपोर्ट ये बताती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके तहत जो 15 अगस्त 2022 तक रखा गया था 2.02 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य है वो रखा गया था। और साथ ही साथ आप देखिए मार्च 2022 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 22-23 में 52.78 लाख और वित्तीय वर्ष में 23-24 की अगर हम बात करें तो 57.34 लाख घरों को यहां पर बनाया जाना था, उसका निर्माण होना था। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से किस तरह से काम किया गया वो आपके सामने। लेकिन उस बीच में 1 फरवरी 2023 को एक बड़ा ऐलान होता है जिसमें निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें आप देखिए बजट में 79,000 करोड़ रुपए डाले गए, 66% की इसमें बढ़ोतरी कर दी गई। लेकिन उस बीच में अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन को लेकर तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी किस तरह से सीएजी की रिपोर्ट जो है सामने आती है। वो कहती है कि लगातार जो शौचालय बनाए जाने थे उसमें घोटाले हुए हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर काम हुआ, लेकिन उस बीच में शौचालय को मद्देनजर रखते हुए भी घोटाले पर घोटाले देखे गए हैं। सनम एजाज हमारे सीनियर सहयोगी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है और सनम आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे कि शौचालय को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से घोटाले यहाँ पर सीएजी की रिपोर्ट जो है वो बता रही है। सनम जरा पूरी डिटेल सामने रखिएगा क्योंकि एक जो आंकड़ा सामने रखा गया है हैरान करने वाला है। बिल्कुल आशा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें देश में करप्शन था ही, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो करप्शन का ग्राफ है वो हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में और हर जगह पे हो रहा है। और हर जगह 229 के बाद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बदली, उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार हो, सरकार के बड़े दावे हैं कि जम्मू कश्मीर से करप्शन को खत्म किया जाएगा। लेकिन ये करप्शन किस तरह से खत्म हो रहा है? अब शौचालय यानी लैट्रिन से भी पैसा खाया जा रहा है और इसकी ताजा मिसाल सीएजी दे रहा है। इससे पहले आपको बताएं सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसमें जम्मू कश्मीर का हर विभाग, चाहे वो हमारा शिक्षा का विभाग हो, स्वास्थ्य का विभाग हो, या हर विभाग ने कहीं न कहीं बताए, उन्हें करप्शन के आरोप लगाए और करप्शन के आरोप को कहीं न कहीं सिद्ध भी किया गया। जम्मू कश्मीर की सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट में कोई बड़ा फैसला या कोई अंतिम निर्णय न लेते हुए फिलहाल उसकी यूं कहे तो सीएजी की रिपोर्ट सुनना है, बाकी चीजें कर रखी है। कल ही जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर जो हमारे यहाँ शौचालय बनाए जाने उसको शौचालय बनाए गए उसको लेकर रिपोर्ट पेश किया, उसमें भी सनसनी है जिन कर देने वाले हुए। और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन दोनों जगहों पे जो शौचालय जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जाते हैं उनमें घोटाले इस तरह से है कि शौचालय जो कागजों में बनाए गए हैं प्रैक्टिकली वो कहीं पे नहीं है। कहीं पे अगर शौचालय बनाया गया तो उसका बेसमेंट रखा गया है और उससे आगे उसको बनाया नहीं गया और उसके पैसे निकाले गए। यानी करीबन यहाँ पे
जमीनी सतह तक पहुंचना कितना जरूरी है, क्योंकि इस तरह से तो घोटाले की भेंट ही चढ़ती जा रही है। देखिए, अच्छा, जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र की तरफ से इतनी स्कीमें आई हुई हैं, वो एक आम आदमी तक पहुंचेगी तो जम्मू कश्मीर में एक नई सिचुएशन बन सकती है। विकास की जो कहते हैं शायद की नदियां दौड़ सकती है, तो केंद्र इतना पैसा दे रहा है, केंद्र इतनी स्कीमें ला रहा है, लेकिन उन स्कीमों को, उन पैसे को यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ताजा मिसाल कश्मीर की रिपोर्ट है कि लैट्रिन का पैसे, आम शब्द लैट्रिन कहा जाता है, शौचालय हम कहें तो बड़े शब्द होते हैं, लेकिन आम शब्द लैट्रिन का पैसा दिखाया हुआ है। और करीबन 14 से 1500 के करीब जम्मू कश्मीर में जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत शौचालय बनाए गए हैं, उनका रूरल एरियाज में बनाए गए वो बनाए नहीं गए, सिर्फ कागज बनाए गए, उनका पैसा निकाला गया है। 300 के करीब ऐसे शौचालय हैं जिनका आरोप है सनम इसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि कागजों में सिर्फ यहाँ पर शौचालय जो है वो बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी इसी तरह से कई तरह के सवाल जो है वो उठते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से और भी काम चलता जा रहा है, वो अब आपको मेरे सहयोगी बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे। आज इस तरह से सांबा से बेहद ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, साथ ही बहुत ही विचलित कर देने वाली खबर सामने आई। आपको बता दें कि सांबा के पहाड़ी क्षेत्र के टाकी गांव में जिस तरह से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने अपने परिवार पर कातिलाना हमला किया। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि किस तरह से एक शख्स ने अपने ही बेटे, अपनी ही पत्नी और साथ ही साथ अपनी बेटी पर तेजदार हथियार से हमला किया, जिसके बाद बेटे की मौके पर मौत वाक़या हुई है और साथ ही जो बेटी है और पत्नी है वो घायल बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए और बेटे की उम्र 21 साल है जिसकी मौके पर ही मौत वाक़या हुई है और बेटी की उम्र 16 साल बताई जा रही है। हालांकि मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और जो इस वक्त तक जानकारी सामने आ रही है उससे रूबरू करवाएंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त की एक बड़ी खबर जिला सांबा के पहाड़ी क्षेत्र सुंब इलाके से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुंब के ढाकी गांव में आज सुबह तड़के सवेरे एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। जो परिवार सोया हुआ था और बताया जा रहा है कि इस तेजधार हथियार से जो हमला किया गया है इसमें उस व्यक्ति के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है और वहीं पत्नी और बेटी जो है वो घायल हुई है। और इसमें बताया जा रहा है कि पत्नी का इलाज जो है वो जिला अस्पताल सांबा में लगातार जारी है और बेटी नॉर्मल इंजर्ड है, वो बेटी घर पर ही है। लेकिन इस हमले में बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। और बताते चले कि जिस तरह से तेजधार हथियार से हमला किया गया है तो तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं और बेटे के गले पर काफी ज्यादा गहरे घाव थे और बेटा जो है वो मौके पर ही दम तोड़ गया। और वहीं आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया तो उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना और व्यक्ति की पत्नी की बात करें जो गंभीर घायल हुई थी उनको जो है वो जिला अस्पताल सांबा में इलाज के लिए पहुंचाया गया। उसके बाद सांबा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि मृतक बेटे की बात करें इस व्यक्ति के तो उस बेटे का शव जो है वो जिला अस्पताल सांबा में पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेज दिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर इस व्यक्ति को भी अपनी हिरासत में ले लिया है। और बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति जो है वो शायद डिप्रेशन में था, लेकिन इस तरह का कोई डिप्रेशन ऐसा क्या था जो इस तरह की वारदात करने पर मजबूर हो गया और सुबह सवेरे तड़के जो है वो अपने ही परिवार के ऊपर हमला बोल दिया तेजधार हथियार से। और बताया जा रहा है कि यह वारदात लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास की है, जब परिवार सोया हुआ था, बेटा सोया था, बेटी सोई थी, पत्नी सोई थी। तो सबसे पहला वार इसने बेटे के ऊपर किया। बेटे की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई और बेटी जो है वो नॉर्मल घायल है और पत्नी जो है वो काफी गंभीर अवस्था में घायल हुई और उसका इलाज अभी फिलहाल जिला अस्पताल सांबा में जो है वो लगातार जारी है। बेटे की उम्र बताया जा रहा है, यानी जिस बेटे की मौत हुई है 21 से 22 वर्ष इस बेटे की उम्र है। बेटी की बात करें तो 16 से 17 वर्ष की उम्र है और पत्नी की उम्र का बताएं तो ये 37 वर्ष उम्र बताई जा रही है। और जिस व्यक्ति ने हमला किया है, ये हमलावर व्यक्ति जिसने अपने परिवार के ऊपर हमला किया, उसकी उम्र 44 वर्ष बताई जा रही है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे पूरी जांच शुरू कर दी है। इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और कारणों का पता लगाया जा रहा है कि इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने अपने ही परिवार के ऊपर
ऊपर हमला कर दिया। ये काफी दुखद वाकया पेश आया और समाज में इसका क्या संदेश जाएगा ये आप इस खबर के जरिए जान ही सकते हैं। लेकिन ये काफी दुखद रहा कि सांबा के सुंब इलाके की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसी सुंब के ढाकी गांव में ये आज सुबह सवेरे तड़के ये वारदात पेश आई। यहां एक व्यक्ति ने अपने बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर और पत्नी के ऊपर तेजधार हथियार से हमला किया, लेकिन बेटे ने जो है वो जख्मों का ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया। बेटी नॉर्मल घायल है और पत्नी जो गंभीर घायल है, उसको भी गले के ऊपर काफी चोटें आई हैं। उनका इलाज जिला अस्पताल सांबा में जारी है। इस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो वो हथियार को भी अपनी कस्टडी में लिया है और पूरा मौके पर जाकर छानबीन शुरू कर दी है। और वहां पर एक लोगों का भी काफी ज्यादा जमावड़ा जो वो देखा जा रहा है। लेकिन हमें ये जानकारी भी मिली थी कि पहले उस व्यक्ति को जो है वो लोगों ने ही, गांव के लोगों ने ही कमरे में बंद कर दिया जब ये पूरी वारदात सामने आई। तो ये बड़ी जानकारी क्राइम के हवाले से सामने आ रही है जिला सांबा के सुंब इलाके से। तो चलिए, जिस तरह से आपने देखा कि ऋषि खजूरिया ने पूरी जानकारी इस हवाले से दी और कैसा ज़माना आ गया है, इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि बहुत हैरानी होती है। यकीन नहीं होता कि किस तरह से कोई शख्स अपने ही बेटे पर वार कर सकता है, अपनी बेटी पर वार कर सकता है, अपनी पत्नी पर वार कर सकता है। और बहुत ही विचलित कर देने वाली आज तस्वीरें सांबा के टाकी गाँव से सामने आई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया की, क्योंकि IPL मैच चल रहा है, उसमें क्या कुछ खास है और हमारे इंडियन प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, जानेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ साहिल केनी ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल, बताइएगा IPL मैच में जो गहमा गहमी चल रही है उस हवाले से। जिस तरह से IPL का 16वां सत्र चल रहा है और ये एक क्रिकेट का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, तो इसमें काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। हर मैच में कुछ नया देखने के लिए मिलता है। और जिस तरह से ये IPL शुरू हुआ था तो तब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इंडियन जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी रही थी और जो बाहरी देशों से खिलाड़ी आए थे तो उनका थोड़ा सा दमखम देखने के लिए कम मिल रहा था। और ये वैसे भी कोशिश रहती है BCCI की कि जितने अपने युवा खिलाड़ी हैं उनको मौका दिया जाए, उनकी परफॉर्मेंस जो देखी जाए, जिसके बाद उनको जो है फिर इंडियन क्रिकेट टीम तक लेके आया जा सके, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में हर एक भारतीय क्रिकेटर का सपना होता है आना। तो वही परफॉर्मेंस अभी उनकी जज की जा रही हैं, देखी जा रही हैं किस तरह से। पर जहाँ तक हम बात करें कि जैसे क्रिकेट IPL चल रहा है और उसमें जो है बाहरी देशों के जो खिलाड़ी आए हुए हैं खेलने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो फॉर बेटर। अब आज 17वां मैच खेला जाएगा, कल तक 16 मैच खेले गए थे। इन 16 मैच में जो बाहरी देशों से खिलाड़ी आए हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली है। मार्कस स्टोनिस जो है वापस फॉर्म में आए हैं, ग्लेन मैक्सवेल वापस फॉर्म में आए हैं। तो ये दो खिलाड़ी जो हैं, डेविड वार्नर जो है ये प्लेइंग 11 में खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के, और साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी भी जो है वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नॉर्के हैं, वो अपनी बॉलिंग से काफ़ी प्रभावी दिख रहे हैं। और मतलब जिस तरह से ये खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और जहाँ तक हम इंडियन खिलाड़ियों की बात करें, ये इस टूर्नामेंट में ऐसा मतलब जैसे हमें पहले भी देखने के लिए मिला है, जसप्रीत बुमराह जो है वो यहाँ से उभर के सामने आए थे, सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत, वो सब खिलाड़ी जो हैं ये यहीं से आए थे, IPL से आए थे। और इस टूर्नामेंट में भी कुछ ऐसे नए चेहरे देखने के लिए मिले हैं। साई सुदर्शन जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमने रिंकू सिंह KKR की तरफ से खेलते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन के रूप में सामने आए हैं। और उसके बाद बात करते हैं वेंकटेश अय्यर की, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये कुछ खिलाड़ी जो हैं, ये नए चेहरे जो हैं शायद इंडियन क्रिकेट टीम को आने वाले समय में मिल सकते हैं। इनके साथ सुभाष शर्मा KKR के एक लेग स्पिनर हैं, उनका नाम जोड़ना हम नहीं भूलेंगे। मयंक मार्कंडे हैं, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बहुत से नए नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो विश्व कप है उनमें भी इन खिलाड़ियों को शायद इनको रास्ता मिल सके, क्योंकि काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस इनकी रही है इन खिलाड़ियों की। और हम अगर इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेइंग 11 के खिलाड़ी हैं जो इस IPL में खेल रहे हैं, उसमें जो सूर्य कुमार यादव का नाम आता है वो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। वो उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 3 डक उनके नाम रहे हैं और ये बहुत शर्मनाक बात थी। उसके बाद IPL शुरू हुआ, IPL में एक भी मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और IPL में अभी तक उन्होंने 3 मैचेस खेले और 3 में वो 2 बारी डक पे आउट हुए हैं। तो ये बहुत ही निराशपूर्वक है उसके लिए, सूर्य कुमार यादव के लिए भी और BCCI के लिए भी। और BCCI को अब देखना पड़ेगा कि उनको उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो ढूंढनी पड़ेगी। और ये जो खिलाड़ी साई सुदर्शन है, वेंकटेश अय्यर हैं, ये शायद रिप्लेस कर भी सकें, क्योंकि काफ़ी मिडिल ऑर्डर में आके पारी को बड़ी अच्छे तरीके से संभालते हैं और बड़ी अपनी बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने दी भी है इस टूर्नामेंट में। तो ये नए खिलाड़ी जो हैं, इनके चेहरे जो सामने आ रहे हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया
शुक्रिया साहिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो साहिल केनी जिस तरह से स्पोर्ट्स की दुनिया से हमें रूबरू करवा रहे थे, जो ताज़ा अपडेट्स है, और अगर आईपीएल मैच की बात करें, जो जम्मू कश्मीर से प्लेयर्स वहां पर गए हैं उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस है, या फिर इंडियन प्लेयर्स की किस तरह की परफॉर्मेंस है बाकी कंट्रीज़ की कंपैरेटिवली, उस बारे में जानकारी दे रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पंजाब से। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, भटिंडा में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है और उस हवाले से क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है, जसलीन कौर हमारी सहयोगी न्यूज़ रूम से ज्वाइन कर चुकी हैं, जो इस हवाले से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस तरह से मेरी सहयोगी ने पहले ही रूबरू खबर से आपको करवा दिया गया। इस वक्त बठिंडा की बात करें तो मिलिट्री स्टेशन के अंदर जो है एक फायरिंग की घटना जो है सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों की इस घटना में मृत्यु हो चुकी है। आखिर फायरिंग किस वजह से हुई और बताया जा रहा है मिलिट्री स्टेशन के अंदर ही हुई। हालांकि कुछ सूत्रों का ये भी मानना था कि इसमें जो है आतंकवादी हमला हो सकता है, पर हालांकि उसके बाद जो है एसएसपी की बात करें तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिलिट्री के अंदर ही जो है ये फायरिंग की घटना जो है साफ तौर पर पेश आई है। और ये भी बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते या कुछ इस तरह का मामला देखने को मिला, जिसके बाद जो है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि फायरिंग जो है मिलिट्री स्टेशन के अंदर जो है ऑफिस मेस में जो है वहां पर ये पेश आई। और फायरिंग करने वाले जो लोग थे वो सादे ही कपड़ों में थे। और बठिंडा के एसएसपी गुलनीत खुराना की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस हमले में आतंकवादी घटना होने से जो है उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ये जवानों की आपसी फायरिंग जो है वो हो सकती है। और 2 दिन पहले ये भी खबर सामने आई थी कि वहाँ से कुछ राइफल्स जो हैं वो गायब हो गई थी। और पंजाब पुलिस सूत्रों ने बताया था कि 2 दिन पहले एक राइफल और 28 गोलियां जो हैं गायब हुई थी और इस घटना के पीछे आर्मी का ही कोई व्यक्ति हो सकता है। तो लगातार इस तरह की बातें जो हैं वो साफ तौर पर सामने आ रही हैं। इसी खबर पर पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवदीप, आपसे ही जानना चाहूंगी ये हादसा जो बठिंडा में पेश आया है, क्या पूरी और जानकारी सामने आ रही है इस हवाले से? देखिए जसलीन, बिल्कुल बठिंडा का ये मिलिट्री बेस कैंप है जहां पर सुबह करीब 4:30 बजे ये फायरिंग हुई है और उसमें 4 लोगों की जान गई। पहले कहा जा रहा था क्योंकि पुष्टि नहीं हो पा रही थी कि ये लोग कौन है लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही पंजाब पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, मिलिट्री के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उसमें ये क्लियर हो गया कि ये चारों आर्टिलरी यूनिट के जवान थे, आर्मी के जवान थे और आर्मी के जवान की तरफ से ये फायरिंग की गई थी। लेकिन अभी तक नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि फायरिंग के पीछे मकसद क्या था, जो जिस जवान ने फायरिंग की उसका वो क्यों परेशान था, उसने पहले राइफल क्यों चुराई, वहां से जो इनका हथियारबंद यूनिट था वहां से हथियार क्यों चोरी किए गए। इस तमाम चीजों की जो जांच है वो पंजाब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो सेना के आला अधिकारी हैं, वो लगातार कर रहे हैं। और इस मामले को लेकर जसलीन अभी जो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय है उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी है और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि जो आर्मी चीफ है, जो आर्मी के जो जनरल हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं या फिर वो सीधे रक्षा मंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी देंगे, जिसके बाद ये जानकारी मीडिया को दी जाएगी कि आखिरकार इस घटना के पीछे क्या कारण थे। क्योंकि मिलिट्री ने यह साफ कर दिया है भले ही ये जवान मिलिट्री के थे जिनकी मौत हुई है, लेकिन वो बारीकी से जांच करेंगे ताकि कोई भी तथ्य ना रह जाए। और इस वजह से अब जांच लगातार जारी है। पुलिस की जो टीम है वहां पर मौजूद है, अधिकारी सेना के वहां पर मौजूद है और इसी बीच जो मिलिट्री के छावनी कैंप के जितने भी स्कूल थे उनमें छुट्टी कर दी गई है और पूरा इलाका जो है वो पूरी तरीके से सील कर दिया गया ताकि कोई भी जवान जो बाहर से अंदर ना आ सके और अंदर से जो मौजूद जवान है वो कैंप के किसी भी तरीके से बाहर ना जा पाए। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद की आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्योंकि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन पंजाब पुलिस के जो एसएसपी हैं बठिंडा के, उन्होंने थोड़ी देर पहले जो जानकारी मीडिया को दी थी उसमें उन्होंने ये जरूर क्लियर कर दिया कि ये आतंकी घटना नहीं है, आर्मी का इंटरनल मैटर है और इस वजह से किसी भी तरीके से पैनिक की जरूरत नहीं है और आर्मी इस पूरे मामले को लेकर अपने स्तर पर उसकी जांच जो है जसलीन वो कर रही है। बिल्कुल नवदीप, वहीं बात करें कि कोई आपसी में कोई विवाद था इनका या इस चीज को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने आई हो? देखिए जैसे अभी कोई भी जानकारी ज्यादा आर्मी ने इस मामले को लेकर रिवील नहीं की है क्योंकि इंटरनल मैटर है, कई तरह के पहलू हैं जिनको जांचा जा रहा है और
जब जांच कंप्लीट हो जाएगी तभी आर्मी इस पूरे मामले को लेकर मीडिया के सामने कोई जानकारी देगी। लेकिन ये जरूर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जिस हथियार से फायरिंग की गई वो 2 दिन पहले आर्मी कैंपस से चोरी किया गया था, और वो जो फायरिंग जिस गोली सिक्के का इस्तेमाल हुआ वो भी वहीं से चोरी की गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि मामला इंटरनल है, लेकिन जिस व्यक्ति ने फायरिंग की वो आखिर परेशान क्यों था, क्या कुछ अधिकारियों से कोई अनबन हुई थी किसी वजह को लेकर, या पहले अंदर कैंपस के कोई ऐसी चीज चल रही थी जिसको लेकर उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, यही कारण था कि उसने तैश में आकर ये घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना में जो पहले कहा जा रहा था कि कुछ लोग घायल हुए, कोई व्यक्ति या कोई भी आर्मी का जो जवान घायल नहीं हुआ, जिनके ऊपर फायरिंग हुई है उन सभी की चारों जवानों की जो मौत हुई है। और आर्मी ने फिलहाल उनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को इस बात की जानकारी दे दी है, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की जाएगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई विवाद जरूर रहा होगा, कोई रंजिश जरूर होगी, कोई दबाव जरूर होगा, परेशानी जरूर होगी, ताकर ये घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन क्योंकि आर्मी से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए कुछ भी जल्दबाजी में कहना वो आसान जो है वो इसलिए नहीं होगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आर्मी के आगे बढ़ रही है, पुलिस के आगे बढ़ रही है, तो जानकारी जो है वो मीडिया को जरूर दे रहे हैं। तो जैसे भी जानकारी आएगी हम भी अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि ये जो मामला था, ये था कि घटना जो है वो नहीं है। बिल्कुल नवदीप, अगर ये भी कहें कि लगातार अब इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि अमृतसर में भी इसी तरह मिलिट्री के अंदर मेस में जो है इस तरह का हादसा जो है पेश आया था। क्या कहेंगे कि अंदर इस वक्त इतने ज़्यादा दबाव जो है इन पर बनाया जाता है, क्या वजह रहती है कि इस तरह के मामले अब लगातार देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने जो जिक्र किया ये पहले घटना हुई है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तब भी यही था कि अधिकारियों का दबाव होता है, कई बार छुट्टियां नहीं मिलती हैं, या कई बार ज्यादा ड्यूटी को लेकर दबाव हो जाता है। ये तमाम हम देखते हैं आर्मी कैंपस के अंदर या आर्मी यूनिट के अंदर ये चीजें चलती हैं, और यही ऐसा कैसा मामला होगा। लेकिन वही चीज है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और मिलिट्री के अधिकारियों ने भी कहा है कि हम इसकी बारीकी से जांच कर रहे हैं, हर पहलू की जांच कर रहे हैं, ताकि कोई भी जांच का जो पहलू है वो ना छूटे। और जैसे जैसे चीजें साफ होती जाएंगी वो चीजें आगे मीडिया को वो जरूर बताएंगे। लेकिन यही कारण है कि जानकारी जो मिलिट्री अधिकारियों की तरफ से लास्ट जो मीडिया को दी गई वो यही था कि उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया कि ये चारों जो व्यक्ति जिनकी मौत हुई है वो आर्मी के जवान थे, आर्टिलरी यूनिट के वो जवान थे, और उनके पेरेंट्स को सूचना जो है वो इस घटना की दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त नवदीप छाबड़ा हमारे साथ थे, और जिस तरह से पूरी इस खबर पर पूरी जानकारी जो है उन्होंने दी है, जहां पर अभी तक जो है पुष्टि की गई है कि चारों इन व्यक्तियों की बात करें तो इनका ताल्लुक आर्मी से ही था, और ये मेस के अंदर जो ये वाकया पेश आया। फिलहाल एसएसपी बठिंडा की बात करें, गुलनीत खुराना की बात करें, तो इस मामले में उन्होंने ये बात की ज़रूर पुष्टि कर दी है कि इसमें कोई भी आतंकवादी घटना जो है गतिविधि इसमें नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जवानों की आपसी ही जो है फायरिंग हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन जो है की जा रही है, और उसके बाद ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है लेकर सामने आएंगे। पर यह ज़रूर इस बात पर बताया गया कि 2 दिन पहले बात करें तो जिस राइफल से फायरिंग की गई है वो राइफल जो है गायब हो गया था। अब इस पर भी जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि आखिर वो कहाँ गायब हुआ था। पर इस बात की भी ज़रूर जानकारी आ रही है कोई आर्मी के अंदर ही था जिसने ये जो है पूरा वाकया जो है जो पेश आया है। तो फिलहाल के लिए आज के इस न्यूज़ रूम लाइव में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें जेके चैनल। नमस्कार।